नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी साहित्य को पढ़ने और पढ़ाने के इस क्रम को मैं शुरू करना चाह रही हूँ। इसके लिए आज हम शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के पहले जो कालखंड है जिसका नाम आदिकाल है, उससे हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जो कुछ यहाँ आज पढ़ेंगे उसमें से जो भी बातें आपको महत्वपूर्ण लगे, आप चाहें तो आप उसे लिख भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा। देश भाषा तत्कालीन बोलचाल की भाषा थी। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इस रूप में ये विभाजन है। इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। अपभ्रंश काव्य जो कि है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आप अगर इन रचनाओं को याद करना चाहते हैं तो वैसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसे याद करते हैं तो हमें कई बार अगर हम कोडिंग कर लें तो ये सरल हो जाता है हमारे लिए, है ना। तो जैसे आप ये अपभ्रंश भाषा के जो काव्य हैं, इसमें जो रचनाएं हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसको हम एक कोड से याद करेंगे कि विजय होकर लता के साथ कीर्ति पताका फहराएंगे। तो विजय से हो गया विजयपाल रासो, होकर यानी हम्मीर, और लता यानी कीर्तिलता, और पताका यानी कीर्ति पताका। तो इस कोड से आप दोस्तों याद रख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ही विजय होकर लता के साथ कीर्ति पताका फहराएंगे। तो इस तरीके से कोडिंग से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 4 रचनाएं ये हो गई, और क्योंकि आचार्य शुक्ल ने 12 ग्रंथों की बात की है तो 8 अन्य ग्रंथ हैं जो कि देश भाषा काव्य के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो। आला का मूल रूप है ये, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ये कथन आचार्य शुक्ल का है दोस्तों, और उन्होंने जो 12 रचनाओं के आधार पे आदिकाल नाम, वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को, तो उसके विषय में उन्होंने बताया है कि जो अंतिम 2 है विद्यापति पदावली और खुसरो की पहेलियाँ, इनमें से जो अंतिम 2 रचनाएं ये दोनों थी, और बीसलदेव रासो, ये 3 को छोड़कर बाकी सब जो रचनाएं हैं इसमें वीर प्रधान रचनाएं हैं, मतलब वीर गुण को अधिक दिखाया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं कि प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं दोस्तों। प्राकृत भाषा की 3 अवस्था मानी जाती है। प्रथम को हम पाली, दूसरी को हम प्राकृत, और अंतिम को अपभ्रंश कहते हैं। दोस्तों, आपको ये याद करना होगा कि पाली पहले है कि प्राकृत है। इन दोनों में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि इसको याद करना चाहिए। जैसे पाली तो यानी पहले आदमी पालने में होता है, समझ रहे हैं। तो अगर आप कहें कि पाली यानी कि पालने में पहले व्यक्ति होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले पालने में है, तब वो अपना प्राकृतिक स्वरूप अपनाता है धीरे धीरे। तो हमको ये करना चाहिए कि हम इसे कोड के माध्यम से याद कर लें। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा। अब ये देखिए, पहले ये होगा आपका पाली, फिर हो जाएगा आपका प्राकृत,
और फिर आएगा अपभ्रंश। ठीक है। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है कब? उस समय से जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से, याद रखिएगा दोस्तों, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो दोस्तों ये बात कई बार आ चुका है प्रश्नों में कि दोहा या दूहा कहने से डैश प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था, या किस प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये प्रश्न कई बार नेट में भी आ चुका है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ दोहा या दूहा कहने से जो है अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा, तो ये अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभाष, ये याद रखिएगा कि अपभ्रंश के लिए उन्होंने प्राकृताभाष हिंदी, प्राकृतिक, जो कि प्रकृति की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार पीएचडी के प्रवेश हेतु जो परीक्षाएं हैं या नेट जेआरएफ में, या जो भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए भरते हैं, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न आप रिपीट, ये प्रश्न तो कई बार हुआ है कि ये प्राकृताभाष हिंदी ये बहुत ज़्यादा महत्व का एक बिंदु है जो कि बार बार आता है, और ये प्राकृत की अंतिम अवस्था, ठीक है, और पुरानी हिंदी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तो ये पूछ लेता है कि ये प्राकृत की अंतिम अवस्था, इसका प्रयोग किसने किया है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि अपभ्रंश या ये प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना जो है पता कहाँ से लगता है। तो आप बता सकते हैं कि योग मार्गी बौद्ध की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर पता चलता है, और इसका एक समय 7वीं शताब्दी। अब देखिए कि मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये भी दोस्तों कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो ये समय आदिकाल का जो समय सीमा है ये पूछा जाता है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो कब तक रहा है। तो इसके हिसाब से हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप इस हिसाब से बता सकते हैं, इसके साथ मतलब एक महाराज भोज से और हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक। ठीक है। अब हालांकि प्रथम सिद्ध सरापा, तो ये प्रश्न कई बार होता है, प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरापा। ये जैसे मान लीजिए कि आप MA के प्रवेश परीक्षा या इस तरीके की परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो प्रथम सिद्ध का नाम बताएं तो आप सरापा बता सकते हैं। इसके साथ ही राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरापा का समय सीमा, तो आप समय बता सकते हैं कि 769 ईस्वी। ठीक है। और शुक्ल जी के अनुसार इसकी समय सीमा तो ये 633 ईस्वी मानी गई है। अतः इस आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति मानी। ठीक है। अब प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय जो है कि कवियों की भाषा जो थी। ठीक है। अपभ्रंश शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है कि बोलचाल की भाषा घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों
तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही है। ये नेट देख लीजिए कि ये नेट जून 2019 का प्रश्न है दोस्तों। तो ये हमें ध्यान देना है कि प्रश्न आखिर किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि देशी भाषा किसने कहा, तो विद्यापति जी ने। और बोलचाल की भाषा को देशी भाषा किसने कहा, विद्यापति जी ने। या विद्यापति जी ने बोलचाल की भाषा को क्या कहा, देशी भाषा कहा। तो ये प्रश्न किसी भी रूप में आपको घुमा करके दिए जा सकते हैं। उस समय बोलचाल की भाषा यानी देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है और देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अब दोस्तों शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। अब जैसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो ये आदिकाल 4 प्रकरणों में आप देख सकते हैं कि कौन से वो 4 प्रकरण हैं। तो दोस्तों पहला प्रकरण देख लीजिए, सामान्य परिचय। दूसरा प्रकरण अपभ्रंश काव्य। तीसरा प्रकरण देशी भाषा काव्य। चौथा प्रकरण फुटकल रचनाएं। अब पहले प्रकरण में उन्होंने क्या लिखा है इस पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पहले प्रकरण में आदिकाल की आरंभ अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन है, जो कि उसकी विशेषताएं हैं। और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति यानी आदिकाल के दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि जब कोई भी काल, एक मिनट दोस्तों, हाँ, जब कोई भी काल शुरू होता है या किसी एक काल को हम निर्धारित करके कह देते हैं कि यह एक कालखंड यहाँ से यहाँ तक है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसकी शुरुआत जहाँ से हम बता रहे हैं केवल वहीं से ही है। उसकी जो शुरुआत होती है वो उससे काफ़ी समय पहले से होती है, जिसमें जो हम काल बता रहे हैं उस काल का विशेषताएं और जो काल उससे पहले चल रही हैं उसकी विशेषताएं, ये दोनों जब मिलती हैं फिर अपना स्वरूप ये धीरे धीरे ग्रहण करती हैं। तो जब ये धीरे धीरे अपना स्वरूप ग्रहण करती हैं तब जाकर के फिर इसका एक स्पष्ट रूप मिलता है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब आदिकाल की एक परंपरा थी वो दीर्घ परंपरा थी, तो उसमें ऐसा नहीं था कि एकदम से वीर गाथात्मक रचनाएं केवल आने लगी। वो ऐसा समय था जहाँ पर पहले धर्म, नीति, श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलने लगी। और फिर बाद में क्या होता है कि एक प्रकार की रचनाओं की बाहुलता होने लग जाती है, मतलब किसी एक प्रकार की विशेषता को लोग आगे लेकर जाते हैं। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध, कुछ संदिग्ध हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतभाष हिंदी है। अब प्रकरण 2 में हम देखते हैं तो प्रकरण 2 में आप देखेंगे कि यह अपभ्रंश काव्य के बारे में है, जो कि पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा के और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यानी यहाँ पर यह स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया गया है कि अपभ्रंश का नाम जो है, अपभ्रंश का जो नाम पहले पहल जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती थी। जब वह साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार में होने लगा। और अपभ्रंश का नाम के विषय में जब हम देखते हैं तो पता चलता है अपभ्रंश का नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से हमें मिलता है। उसमें उसने अपने पिता गुसेन, जिनका समय विक्रम संवत 650 के पहले का था, उनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। किसने कहा है? वल्लभी के राजा धारसेन ने। और उनके शिलालेख से ये हमें पता चलता है कि उनके पिता गुसेन, जिनको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश
तीनों विषय का ज्ञान था उनके, कवि उसने कहा है। ठीक है, तो जैन सिद्ध व नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आते। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब साहित्यिक रचनाएं कौन सी होंगी, इसको प्रकाशित करने के लिए, मतलब प्रकाश में लाने के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि अपभ्रंश की पुस्तकों में कई जैन के धर्म के तत्व निरूपण ग्रंथ हुए। ठीक है, लेकिन ये साहित्य कोटि में नहीं आती, ये धार्मिक रचनाएं थी, अतः इसको आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया। ठीक, यह अब क्या है, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से कब तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। अब ये नेट दिसंबर 2018 में भी आ चुका है, तो जो ऊपर उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने सिद्धनाथ की रचनाओं को शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा, इसका यहाँ पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि उनको किस रूप में रखना चाहिए, जैसे ज्योतिष और आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है उस रूप में हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये साहित्यिक दृष्टि से इसे नहीं रचा गया, ये धर्म के लिए लिखा गया। उस समय जो सिद्ध व नाथ जो धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें लिखा गया। सिद्ध व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया गया है। अब क्यों किया है उन्होंने, ये यहाँ बताया गया है कि भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों की नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। जैन सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है। अब देखें, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर, शारंगधर, हमीर रासो और विद्यापति की कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका। जैन ग्रंथकारों में देवसेन, दोस्तों देवसेन से संबंधित कई बार प्रश्न आ चुके हैं, तो आप देवसेन को विशेष रूप से पढ़ के जाएं उनकी रचनाओं के विषय में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि जैन ग्रंथकारों में देवसेन जो है उनकी जो रचना है वो श्रावकाचार है, देवसेन की रचना। उसके बाद जो है दब्ब सहाव या फिर प्रयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश, ये रचना देवसेन की। और पुष्यदंत, यानी इन्हें पुष्पदंत भी कहते हैं, इनकी रचना है आदि पुराण, उत्तर पुराण। इनका उल्लेख ही शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे ही परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चरियु और नय कुमार चरियु का नाम भर दिया है। मतलब इसके विषय में अधिक नहीं बताया गया है, केवल नाम दे दिया गया है। अब दोस्तों चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहों की पद्धति ग्रहण की गई है। ये भी एक बार प्रश्न मैंने देखा था, जो कि संभवतः किसी PhD प्रवेश परीक्षा में दी गई थी कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर किस पद्धति का प्रयोग किया गया। तो आप इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौपाई या दोहे की पद्धति। तो चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान की महाभारत इत्यादि में अनेक आख्यानों में पाते हैं दोस्तों। तो अब है बौद्ध धर्म से निकली शाखा जो है वज्रयान शाखा कि तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। तो किसे सिद्ध कहा गया है? तो बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। और सिद्धों की संख्या ये कई बार आता है दोस्तों, तो सिद्ध नवनाथ और 84 सिद्ध हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि नाथ कितने हैं, तो न से नव होगा, न से नाथ होगा तो नवनाथ होगा, और सिद्ध 84 होगा। तो आप इस चीज़ से इसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। वज्रयान बौद्ध धर्म
का विकृत रूप था। ठीक है, वज्रयान जो है बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य, स्त्री, विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति, योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। अब दोस्तों ये भी महासुखवाद से संबंधित प्रश्न भी बार बार रिपीट होते हैं कि इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मध्य, स्त्री, और स्त्री में भी विशेषता डोमिनी, रजकी, ठीक है, और या महामुद्रा, ये सब जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अब इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा की भावना की गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के तीन अवयव बताए गए हैं या ठहराए गए हैं, जैसे शून्य, विज्ञान और महासुख। यहाँ देखिए, नेट जुलाई 2019 का ये प्रश्न है कि निर्माण के तीन अवयव कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं कि शून्य, विज्ञान और महासुख। ठीक है, स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। प्रथम सिद्ध सरापा, ये बार बार दोस्तों आएगा, प्रथम सिद्ध कौन है, तो सरापा, और इनका समय आचार्य शुक्ल के हिसाब से भी पूछे जाएंगे और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी पूछे जाएंगे। तो प्रथम सिद्ध सरापा सहज जीवन पर बल देते थे, इसी से वज्रयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। तो ये भी देखिए कि सहजयान वज्रयान शाखा को सहजयान क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं, और किसे सहजयान कहा जाता है ये भी बता सकते हैं। सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कि शुद्ध और सात्विक धर्म हो चाहे कुछ भी हो, जब शुरुआत होता है तो वो एक अच्छे लक्ष्य को लेकर शुरुआत उसकी की जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर विकृति आए, पाखंड आ जाए, दिखावा आ जाए, तो वो रूढ़ होता चला जाता है और वो किसी भी चीज़ को खराब कर देती हैं। तो वही बताया है कि कैसा भी शुद्ध सात्विक धर्म हो, पाखंड विकृति हो जाने से उसकी क्या स्थिति होती है, यहाँ आप देख सकते हैं। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे यानी सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त, मतलब कि वो अपनी प्रभाव बढ़ाने के लिए संस्कृत की रचनाओं तो करते ही थे, इसके अलावा वो अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते थे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। अब दोस्तों एक बात याद रखें कि जब भी हमें किसी से बात करना है और उसको प्रभावित करना है, मान लीजिए अगर आप सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं तो ठीक है, आपके ज्ञान से, गुण से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन आप उससे उसकी अपनी भाषा में बात करेंगे तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हो जाएगा। इसका कारण क्या है, भाषा का संबंध जो है ना हृदय से होता है, और हमारा जो एक उस व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है वो हृदय से हो जाता है। तो यहाँ बताया गया कि सिद्धों ने क्या किया, संस्कृत की रचनाओं के साथ साथ वहाँ की जो देश भाषा थी अपभ्रंश की रचनाएं भी सुनाते थे। सिद्ध सरापा का उपदेश का भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी थी, जो कि देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर उनकी गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली थी। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा खरी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुकरी है, पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली में की गई है। ठीक है दोस्तों, अब उस समय की सर्वसामान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा सौर श्रेणी प्रसूत अपभ्रंश
अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सधुकरी इससे अलग थी, उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी थी। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया और यह अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिद्धों ने जो भाषा का प्रयोग किया है, तो सिद्धों की भाषा, कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि सिद्धों की भाषा क्या कहलाती है, तो संधा भाषा। अब ये क्या है, इसके विषय में भी अपने देख लिया कि ये प्रतीकात्मक भाषा शैली है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने किसका प्रवर्तन किया? पतंजलि के लक्ष्य को लेकर के उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। ये प्रश्न भी बहुत मूलभूत प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है और नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमास व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। अब ब्रह्मचर्य पर किसने जोर दिया? गोरखनाथ, उनके नाथ पंथ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखे हुए भी अलग था और इसी से नाथ और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं। दोस्तों, नाथ और सिद्ध दो अलग अलग प्रकार के एक समूह बन गए थे, जिसमें कुछ चीज़ें उनकी समान थी और कुछ असमान। अब असमानता तो थी, लेकिन समान क्या चीज़ें थी, वहाँ पर हम इसे बात करेंगे इसके विषय में। ठीक है, तो दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। उनका मानना था कि जगत की उत्पत्ति नाद और बिंदु से होती थी। ठीक है, बाह्य पूजा विधान तीर्थाटन आदि को वो लोग व्यर्थ मानते थे, अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, इस बात को मानते थे। अपने को रहस्यदर्शी यानी कि मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। मतलब दोस्तों कि ज्ञान के लिए या मान लीजिए ईश्वर से जुड़ने के लिए विद्वानों से, शास्त्र पंडितों से के पास जाने को, या ये कहिए कि ये पाखंड, इन सब चीज़ों को दूर रखना चाहते थे। इसीलिए वो कहते थे कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांड, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, मतलब ईश्वर हम में भी है, कहने का यह तात्पर्य है। सद्गुरु के महात्मा को दोनों में बहुत अधिक उनका महत्व था। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया था। शुक्ल जी ने लिखा कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों से बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। तो देखिए, इनमें सिद्धों में ऐसा नहीं था कि केवल बहुत शिक्षित या बहुत उच्च धर्म जातियों से लोगों को लिया गया। वहाँ पर सभी क्षेत्र, सभी जगह से लोग थे, सभी जातियों से थे। जो जातियाँ बनाई गई हैं उनमें से वो लोग थे। तो ऐसा नहीं था वहाँ पर, एक तरीके से आप देखिए तो वे ऐसा नहीं था कि सभी शास्त्र संपन्न थे, ऐसा नहीं था। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने के बाद फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखा। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। दोस्तों, ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। तो सिद्धों की भाषा संधा भाषा, लेकिन दोनों का थोड़ा प्रयोग योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों में ये प्रयोग हुआ है। ठीक है, सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। यह प्रश्न में आ चुका है, आप इसे नोट कर लें कि सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भाषा। तो ये भी प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि पूर्वी भाषा में किसका प्रभाव अधिक था? तो सिद्धों का। यह सिद्धों का प्रभाव किस भाग में था? तो पूर्वी भाग में। और नाथों ने देश के पश्चिम भाग, राजपूताने, पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है,
नाथों की संख्या 9। मैंने आपको बताया था कि नवनाथ और 84 सिद्ध। ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे। इससे इन्हें जो है कनफटे कहलाते थे, इनको कनफटे कहा जाता था। ठीक है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा और शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधर को माना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं कुछ। ठीक है, तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं कि नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश है दोस्तों। तो नाथों की जो काव्य भाषा जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज गाथा से अलग सधुकरी भाषा का प्रयोग किया। सधुकरी का ढांचा खड़ी बोली के लिए राजस्थानी का था। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का लगभग 1340 ईस्वी में शारंगधर, जिनकी ग्रंथ जो है शारंगधर पद्धति और हमीरासो पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिला नहीं। ठीक है। अब महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई। कीर्ति पताका की जो सूचना है वह बस एक सूचना मात्र ही है दोस्तों। ठीक है, उसमें बहुत अधिक कुछ नहीं मिल पाया था, लेकिन यह एक सूचना मात्र ही था। ठीक है, कि ये कीर्ति पताका जो है सूचना मात्र है बस। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है, यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्रायः देश भाषा के कुछ अधिक लिए हुए हैं और उनमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। ज्यों ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों तो तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया दोस्तों। ठीक है। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है कि क्या हुआ कि जैसे जैसे काव्य भाषा जो है यानी अपभ्रंश देश भाषा की और अधिक प्रवृत्त हुआ, वैसे वैसे उसमें क्या हुआ, देश भाषा की प्रमुखता या संस्कृत का जो है तत्सम शब्द और संस्कृत निष्ठा, ये धीरे धीरे उसमें संकोच भी उससे घटता चला गया। और इसका उदाहरण कीर्तिलता में मिल जाएगा आपको, शारंगधर के पदों में भी मिल जाएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। अपभ्रंश के विशेष रूप से कितने मिलते हैं? 3 रूप। पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। और सधुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसे प्रयोग किया और शारंगधर और विद्यापति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा, इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं इसको और आगे लंबा नहीं बढ़ाऊँ। तो प्रकरण 2 अभी ख़त्म हो चुका है। प्रकरण 3 का वीडियो हम फिर अगले वीडियो में हम कवर कर लेंगे टॉपिक। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दीजिए कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ। तो फिर जल्दी ही मिलती हूँ आप सभी को एक नए वीडियो के साथ और पढ़ेंगे और इस बार JRF लेके रहेंगे दोस्तों। और JRF के लिए प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए,
अपने विचार यहाँ कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं आपके अपने चैनल पर फिर से। बाय बाय।